जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। विद्यार्थियों, आपका एग्जाम आने वाला 2025 का, और ये जो एग्जाम है बाबू, ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 12 मार्च के करीब तकरीबन जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया मेहनत करना और अच्छे परिणाम लाना। और ये पेपर है बाबू, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और ये जो पेपर है ये 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड बा। ठीक है। और जो खंड आ और बा है ये 3 उपखंडों में विभाजित होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और प्रश्न पत्र के जान लीजिए कि जो प्रश्न पत्र के आ वाले यानी खंड आ में जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न बाबू? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको बॉल पेन से, ठीक है, बॉल पेन आती है एक मार्केट में, आप ले लीजिएगा और बॉल पेन से उस गोले को पूरा फिलअप कर देना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक गोला ऐसे है, तो उस गोले को लेकर के आपको बढ़िया से फिलअप कर देना है। इसी तरीके से बढ़िया से आपको ऐसे गोले को भर देना है, कहीं भी जगह ना रहे गोले में। इस तरीके से आपको करना है। और बाबू खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न करना एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाए। लेकिन जो आपका देखो, आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो जो भी मान लीजिए खंड आ स्टार्ट कर रहे हो तो नए पेज से ही स्टार्ट करना, खंड बा स्टार्ट कर रहे हो तो नए पेज से ही स्टार्ट करना। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए रहते हैं। जिस प्रकार का अंक दिया रहता रहेगा उसी हिसाब से उसका आंसर आपको देना है। ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 पेज लिख देना, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज लिख देना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके सामने अंक रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो 4 लाइन 6 लाइन जो लिखना आप लिख दीजिएगा। लेकिन आपको समय देखते हुए कि आपका समय कितना है कितना नहीं है। चलिए खंड आ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि मैं प्यार भरी नींद को कैसे कबूल जाऊं, मैं प्यार भरी नींद को कैसे कबूल जाऊं, अपने माँ बाप से कुछ वादा किया हूँ, अपने माँ बाप से कुछ वादा किया हूँ, वादा मैं कैसे भूल जाऊं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो कहते हैं ना, नो रिएक्शन ओनली एक्शन। चलिए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। बाबू जो दोनों पृष्ठ गोलीय होता, पारदर्शी होता, वो गोलीय लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, सभी। तो बाबू जो हमने बताया था आपको पहले कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उससे प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो जो दंत होते हैं, दंत के छोटे छोटे जो पार्ट्स देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं बाबू, वो जो जो प्रतिबिंब देखने का कार्य करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग ही करते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है वो उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे बाइक में लगे हो तो साइड मिरर में देखते हैं पूरी पूरी की पूरी गाड़ी आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब प्रतिबिंब रखा, यानी कि कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो अब जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो 2f और अनंत के बीच, सॉरी, जब 2f और अनंत के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण यानी कि दूसरे सॉरी लेंस के दूसरे ओर बनता है, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और 2f पर ही बनेगा, और जो थोड़ा वस्तु से छोटा रहता है, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए बाबू, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण क्या कहलाता है? बाबू जो समंजन क्षमता होती है, ये समंजन क्षमता जो होती है ये इसी की देन है। ये जो होता है समंजन क्षमता होती है। ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कॉलम ए में दी गई सभी राशियों, कॉलम ए में दी गई सभी राशियों का सुमेल कॉलम बी यानी कि बी में जो एसआई मात्रक दिया गया है इससे करना है। ठीक है, तो बाबू इसका मैं एसआई मात्रक बता दे रहा हूँ आपका जो कितना कितना होता है, आप मिला लीजिएगा। वैसे मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मेरा उद्देश्य आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करना और आपको इसे हल करना है। ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और हर जगह पे अवेलेबल भी होता है। अगर मैं हर एक का आंसर बताते चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगेगी। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है बाबू वोल्ट। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं इस तरीके से। अब विद्युत शक्ति का होता है, जो विद्युत शक्ति का बाबू होता है एसआई मात्रक वो वाट होता है, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का होता है जो ओ ओम होता है, प्रतिरोध का जो होता है ओम होता है, ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो अब जब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन करते हैं तो ऊष्मा को जो अनुपात बनता है बाबू वो 4:1 का बनता है। किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र बाबू जो बाहर बनेगा यानी कि जो परिनालिका के जो बाहर बनता है तो ये केंद्र से जितनी दूरी पर जाते हैं वो लोग घटता रहता है, लेकिन अंदर जो होता है बाबू वो बढ़ता रहता है। तो इसमें केंद्र तो दिया नहीं है लेकिन इसके सिरे की ओर जाने में बढ़ता है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है कि बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है और इसके जो कार्बन होते हैं एक को छोड़कर एक को मान लीजिए एक है, एक को छोड़े उसके बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद ये जो जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा हाइड्रोजन है क्या है, तो इसमें दिखाए हुए दिखने में तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इस नाते बताऊंगा नहीं मैं आपको, मैं आप केवल क्वेश्चन हल बताता चलता हूँ, सॉरी क्वेश्चन आप लोग हल किसी तरीके से देख लेना और नहीं है समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और आप कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, मैं बता दूंगा बढ़िया से। निम्नलिखित में समझातीय श्रेणी क्या है, ठीक है, समझातीय श्रेणी जो होते बाबू वो जान लो कि समान होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला, तो इसका ऑप्शन जो है CH4 तथा C2H6। आप जिस किसी का भी आंसर जानते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको पता था तो आपने बताया। CH3OH तथा CH3COOH, तीसरा C2H6 तथा CH3OH, चौथा CH3OH तथा C2H5OH। ठीक है, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क, गैंग, खनिज या डी धातु। आप मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे भी तो आपको देखना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगर आपको जो भी आता है आप कमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे कमेंट का रिप्लाई देंगे, हाँ आपने सही बताया कि गलत बताया। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं बाबू।
हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आने वाला कुछ। हाँ, कुछ बुझ नहीं पाओगे और दिक्कत हो जाएगा फिर। आप जान लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप एक प्रकार से माइंड में, और पेन और कॉपी उठाइए, हर एक का आंसर ढूंढिए, और उसका नोट्स प्रोवाइड बनाइए बढ़िया से, और बैठ जाइए परीक्षा में और अच्छा नंबर लाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर कमेंट जरूर बताइए कितना नंबर हम लाए हैं। हाँ, चलिए, अभी कथन क्या है 12वां में, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है क्या नहीं है, यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी कि एक एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को जो विस्थापित कर एक उत्पाद बना देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए कमेंट में आप। चलिए, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, सभी ऑप्शन, दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है। तर्क अभिकथन आकाश स्पष्टीकरण है, ठीक है। बी कथन तर्क दोनों सही, परंतु अभिकथन स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। अभिकथन तर्क तथा दोनों गलत है। आपको जो इसमें से सही लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 13वां का क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित आसानी समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है। ये तो मैं पक्का नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। NaOH प्लस जो मिलके बनता है क्या, इसके बाद में आपको तीर का सिंबल बनाया गया है CH3CON Na प्लस H2O, यानी कि देखो बाबू, समीकरणों को संतुष्ट भी करा के रखना है, ऐसा नहीं कि चाहे जो रख देंगे उठा करके, ठीक है। बढ़िया से हल करिएगा, इसलिए वीडियो को लंबा होता जा रहा है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाइए। अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, यानी कि आपका जो सही अंतः शोषण में श्वास को अंदर लेने का जो सही प्रक्रिया है, पहले कहाँ से किस तरीके से जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर किस प्रकार से कहाँ जाता है, कोशिकाओं में जाता है, फेफड़ों में जाता है, किस प्रकार से जाता है, इसको बताना है आपको, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन, नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कोशिकाएं, कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कोशिकाएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये जो है क्वेश्चन अगला वाला जो बहुत रोमांचक क्वेश्चन है, और शायद बात बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण हो रहा होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। कथन और कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। कहा, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है, क्वेश्चन बताना है आपको, ठीक है। किस तरीके से विद्युत का प्रवाह दिशा होता है, विद्युत प्रवाह का दिशा किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन बाबू आपके सामने आ गया है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, या थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, या फिर क्या है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है बाबू। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी क्रम में होते हैं, इस तरीके से आपको देखना है। बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर और मूलांकुर, और बीज पत्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। आपको देखना है कि कहते हैं ना, देखना है बाजुए के, देखना है ताकत कितनी बाजुए कातिल में है। तो चलिए, कहते हैं पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन
पढ़ाई करने का जज्बा जुनून अलग ही होता है। तो अच्छे से नंबर लाइएगा, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि बाबू समय और वक्त, कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, तुम्हारा कल परसों न सो उनका, लेकिन वक्त सबका सबका आता है। इस नाते वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप लिखना। अगला क्वेश्चन, जनन के अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। लेकिन जिसको भी पता होगा, लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है? यानी कि पहले पे क्या होता है, पहले उत्पाद होता है, उसके बाद में फिर उपभोक्ता होता है, फिर इस प्रकार से जब पढ़ाई चलती रहती है। तो आपको बताना कि तीसरे स्तर पे क्या होता है, मांसाहारी प्राणी या शाकाहारी प्राणी या घटक या उत्पादक, ठीक है, कि तीसरे पे कौन होता है। पहले पे आता है, मान लो उत्पादक हो गया, उसके बाद में उपभोक्ता हो गया, उसके बाद में अब तरह तरह के होते हैं, अब घटक हो गए, है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा तीसरा स्तर पे आते हैं। अब यहाँ से हमारा बाबू खंड बा स्टार्ट होता है। दृष्टि दोष, पहला क्वेश्चन ही आया भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से बाबू। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? ठीक है, दृष्टि दोष बाबू एक नेत्र का दोष होता है, ठीक है, या कितने प्रकार का होता है। या फिर अगर अगला क्वेश्चन, इसमें दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? अगर जिस किसी का भी अभी आंसर नहीं जानते हैं आप, तो हमसे बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, व्हाट्सएप से कमेंट में व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? या अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभवांतर का एक सूत्र होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, ये बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है बाबू, दो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? या फिर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। या फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन तीनों को लिखना है आपको, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है? ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि आपको परिपथ का आरेख, किरण आरेख भी आरेख भी बनाना है, किस तरीके से, यानी कि आपका उसका फिगर बनाना है, ठीक है। और उपखंड, अगला उपखंड सेकंड उपखंड हमने बताया था आपको, 3 उपखंड में विभाजित होता है। तो सेकंड उपखंड क्या है, केमिस्ट्री से निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अगला तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। या नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है?
क्योंकि ये धातु धातु चमकदार होती हैं, इसका कार्ड वगैरह सब कुछ लिखना है विस्तार में। छः क्योंकि 2+2 नहीं नहीं, विस्तार में नहीं ज़्यादा लिखना है, बस लिखना है थोड़ा। लेकिन निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कार्ड लिखना है। चलिए, सहसंयोजी आबंध और तो एक होता है सहसंयोजी आबंध होता है, संयोजी आबंध होता है, इस प्रकार से। तो CH3 CH2 CHO और CH3 CO CH3, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। हाँ, वही बेकिंग सोडा हो गया है ना। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। विकृत गंधिता क्या होता है, रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, एस्टिग्रण अपक्रिया क्या होती है, इस पे क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है, उदाहरण के साथ में वो भी। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी कि जो जो ग्रंथियां दिए गए इनका नामांकित चित्र बनाना, यानी कि चित्र तो दिया गया है लेकिन इसका आपको नामांकन करना है। आपको पेपर में यानी कॉपी में इसको बना करके इसका नामांकन नाम के साथ चित्र को बनाना है आपको बढ़िया से। इस नाते मैं बताता हूँ कि आप जब भी पेपर में जाइएगा और पेपर के साथ में ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सबको साथ में लेते जाइएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपको पट्टी तो बिल्कुल कतई नहीं भूलना है आपको। और पेपर के टाइम एकदम बौरा बन के, एकदम कहते नहीं है बाबू कि एकदम पागल बन के बैठना, किसी से ना बातें ना चीतें, अपने आप से मतलब नहीं, अपन को कुछ पता नहीं है, कोई पूछे मेरे बाबू बिल्कुल पता नहीं मेरे को, ऐसा करना। नहीं तो जब पता चलता है कि दूसरे को बताने के चक्कर में अपना खुद भूल चले जाते हो आप लोग। तो अपना पहले लिखो, उसके बाद दूसरे का बताना, ठीक है। और वैसे योगी जी का राज है, और इसमें मान लीजिए शिक्षा का एकदम कानूनी स्तर बहुत बढ़िया चल रहा है। और मान के चलिए कि आपको नकल तो बिल्कुल नहीं होना है, आपको बढ़िया से अपने अपने ऊपर डिपेंड होकर के काम करना है बस। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं है होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म लिंग और जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। हाँ, एक होता है एक्स वाई, है ना, ये तो कभी जोड़े में नहीं होते हैं। गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ी परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता। हाँ, बताया जाता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, सही है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। पहला, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, क्वेश्चन है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? दोस्तों, ये दूसरी क्लास आप जब पढ़े होंगे तो देखते होंगे कि सेक्स के दौरान जब बच्चा जो माता का यानी कि जो एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है, इसका अगर मान लीजिए एक्स एक्स के साथ दूसरा क्रॉस होता है तो अगर बन जाता है तो आप वह तो लड़की होगा। अगर एक्स के साथ यानी कि वाई जो होता है एक्स के साथ दूसरा क्रॉस करेगा तो मान के चलिए कि वो लड़का होगा। इस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो मुख में ग्रशिका और अमाशय छोटी आंत, ये सब बनाना होता है और बढ़िया होगा। चलिए अगला क्या देखते हैं। या स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, चलिए इससे बढ़िया इससे बनाइए, बढ़िया यही बना लेना। वैसे दोनों क्वेश्चन सिंपल है, मस्त है, और आगे तो कुछ है नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और इसके बाद में कौन सा मॉडल पेपर किस किस विषय सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाए आप कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे हम उसके लिए पेपर ढूंढ सकें और किसी भी तरीके से मॉडल पेपर तैयार कर सकें और आपको प्रोवाइड करें। और आपको पेपर में कहाँ-कहाँ क्या दिक्कतें हुई, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपका आंसर किधर से मिला कि नहीं मिला, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए और स्टडी क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।